ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक डोज ही लगाई जाए तो वैक्सीन का संकट भी खत्म हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समय से वैक्सीन पहुंच सकेगी। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बीएचयू से जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसमें वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वैक्सीन की कमी, उसमें एक बहुत बड़ा ये खोज हो सकती है। किस तरह से ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और आपने जो शोध किया है वो किस तरह से कारगर साबित हो सकता है आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को और तेज़ करने में? जी डॉक्टर साहब, मुझे जहां तक लग रहा है, और ये हम लोग एक टीम वर्क है जिसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे। और इस टीम वर्क में हम लोगों ने देखा कि जो लोग पहले से इन्फेक्टेड हैं उनमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बन रही है 7 से 10 दिनों में ही। इसका मतलब है कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनमें हमारे पास जो है वो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी थी, और उनको जैसे ही फिर से एंटीजन उनके अंदर गया वो लोगों में एंटीबॉडीज एडिक्वेट अमाउंट में बन गई। लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उनमें 90% लोगों में तीसरे या चौथे वीक में जो है जाकर के एंटीबॉडीज बनी, और 10% लोगों में एंटीबॉडीज अभी भी जो हम लोग 8 वीक से कंटिन्यूअस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है कि उनमें एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं। तो इस केस में हमको अगर अगर हम इसको समझ रहे हैं और इसको देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही क्लियर है कि जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए एक डोज ही पर्याप्त है। और इसका कोहेरेंस सेम टाइप का रिजल्ट एमआरएनए वैक्सीनेशन पे यूएस में और यूके में भी मिला है। तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि इसमें एक बड़ी स्टडी की जाए, ज्यादा लोगों को इसमें कवर किया जाए, और जल्दी से जल्दी अगर हम 2 करोड़ लोग के आसपास अगर इससे रिकवर हो चुके हैं तो हमारे पास अगर एक वैक्सीन की डोज इन लोगों को लगाते हैं तो हमारे पास लगभग 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज बची रहेगी, जिसको कि हम लोग फर्दर एक नई पॉपुलेशन में लगा सकते हैं जिनको कि अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जी प्रोफेसर साहब, 2 सवाल और मेरे आपसे। एक तो ये कि जी ये कौन सी वैक्सीन को लेकर हम बात करें, क्योंकि अगर इंडिया की अगर बात करें तो जो भारत में उत्पादित वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। बाहर से अगर कोई वैक्सीन आती है वो अलग है, अगर स्पुतनिक वगैरह को अगर हम जोड़ते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या ये हर वैक्सीन के लिए आप कह रहे हैं कि किसी भी वैक्सीन की एक डोज काफी है? जी वही दूसरा, देखिए। क्या आपने अपने इस शोध को, क्योंकि जब भी किसी अब वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर जब भी किसी रिजल्ट पर हम पहुंचना चाहते हैं तो उस पर एक इंटरनेशनल एजेंसी की मोहर हम चाहते हैं कि उस पर हो। तो क्या डब्ल्यूएचओ में आपने अपनी इस रिपोर्ट को भेजा है किसी तरह की मान्यता के लिए, या फिर फर्दर और इन्वेस्टिगेशन या फिर और शोध के लिए, रिसर्च के लिए? जी देखिए, पहली चीज ये है कि इसको हम लोगों ने एक जर्नल में, जो इंटरनेशनल जर्नल है साइंस इम्यूनोलॉजी, उसमें भेजा है, और ये एज ए ई लेटर एक्सेप्ट भी हो चुका है। तो 10 दिन के अंदर ये ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ को तो हम लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन डब्ल्यूएचओ जनरली जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं उनको मॉनिटर करता है, तो ये कुछ टाइम बाद उनके पास भी चला जाएगा। और दूसरी चीज कि जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है उस पे भी अमेरिका और यूके के वैज्ञानिकों ने सेम टाइप का स्टडी किया है, और उनको भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिला है। तो इसका मतलब कि ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है, जो जितने भी लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना के इन्फेक्शन से, उनके लिए 1 डोज एनफ है। ये सारी स्टडीज एक दूसरे को इसमें सपोर्ट करती हैं। जी,
एक सवाल और, अब एज ग्रुप के हिसाब से क्या ये वेरी करता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है वो 45 प्लस और 18 प्लस, ये अलग अलग एज ग्रुप में शुरू हुआ है। आपने जैसा मेमोरी सेल्स को लेकर बात की, या फिर हम एंटीबॉडीज डेवलपमेंट की बात करें, हर जो एज ग्रुप होता है उसमें उसका रिएक्शन या फिर एंटीबॉडीज बनना या फिर मेमोरी सेल्स का डेवलप होना, ये अलग अलग तरीके से इसमें काम करता है। तो क्या पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से इस डोज को आप जो सिंगल डोज कह रहे हैं ये दोनों पर लागू होता है? जी देखिए, एज ग्रुप की बात इसमें भी है, लेकिन एज ग्रुप में हम लोगों ने देखा कि कोई वेरिएशन नहीं। हम लोगों ने 41 ईयर से लेकर के 72 ईयर्स वालों को इस कसौटी पे कसा है और ये सारे लोग एग्जैक्टली सेम रिजल्ट दिखा रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन यहाँ देखिए एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है। यहाँ होता क्या है कि जब, क्योंकि ये वायरस ह्यूमन के लिए एकदम न्यू है, तो इस वायरस का जब ह्यूमन में इन्फेक्शन हुआ, तो जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उन लोगों में हमारे शरीर को एक बार इस वायरस को आइदर इन्फेक्ट होना चाहिए या वैक्सीनेट होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा बॉडी पहचान लिया इसके एंटीजन को कि ये वायरस है, हमारे लिए खतरनाक है, उसके पास मेमोरी सेल्स हो जाती हैं और वो मेमोरी सेल उसको जो है आगे अगर फर्दर इन्फेक्शन होता है सेम टाइप के एंटीजन का, तो वो एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं और वो इनको न्यूट्रलाइज करता है। ये मैक्सिमम लोगों में ये फंडामेंटल एस्पेक्ट काम कर रहा है। जी, अब एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि अभी ये जहन में आया, अभी अलग अलग तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह के इस वायरस के स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। आपकी क्या स्टडी, ये अगर कोई भविष्य में कोई नया स्ट्रेन आता है उस पर भी ये स्टडी आपकी इसी तरह से लागू होती है? कि लगातार स्ट्रेन्स को स्टडी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टली तो इस स्ट्रेन का, जितने भी स्ट्रेन्स अभी तक अवेलेबल हैं, उन स्ट्रेन्स का जो जितने भी वैक्सीन अवेलेबल है देखा नहीं है, बट बहुत सारे पब्लिश सोर्सेज हैं। हमारे सीसीएमबी हैदराबाद में इंडिया से भी बहुत अच्छा काम किया गया है, जिसमें उन्होंने देखा है कि अभी तक जितने भी सारे स्ट्रेन्स हैं वो वैक्सीन के से न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। कुछ थोड़े कम हो रहे हैं, कुछ थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, कुछ में हाई टाइटर चाहिए, कुछ में कम चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं मिला है जो फुल्ली वैक्सीन के इफेक्ट को इवेड कर दे। तो और एक चीज हमने ये भी स्टडी किया है कि इस वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन में 8 म्यूटेशंस हैं जो घूम फिर के ये उन्हीं का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन इस वायरस को जो है अभी तक कुछ नए स्ट्रेन्स बनाने के लिए हेल्प किया है, लेकिन हमें लगता है कि आगे अगर इस वायरस में स्पाइक प्रोटीन में कुछ और नया म्यूटेशन नहीं होता है तो वो इन्हीं म्यूटेशन को कॉम्बिनेशन कर करके कितने भी कॉम्बिनेशन बना ले, एक टाइम के बाद हम इसको जो है न्यूट्रलाइज कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमसे जुड़ने के लिए।